नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। यूपी विधान परिषद में 2 खाली सीटों पर 29 मई को उपचुनाव होगा। इन सीटों के लिए 11 मई को नामांकन होगा। ये सीटें लक्ष्मण आचार्य की सिक्किम का राज्यपाल बनने और बनवारी लाल के निधन के बाद खाली हुई। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने यह जानकारी दी। लक्ष्मण आचार्य जनवरी 2027 तक एमएलसी रहने वाले थे। बनवारी लाल का कार्यकाल जुलाई 2028 तक था। लक्ष्मण आचार्य ने राज्यपाल बनने के बाद 16 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था। विधान परिषद में फिलहाल 74 बीजेपी सदस्य हैं और इसी के आधार पर ये 2 सीट भी बीजेपी के खाते में जानी तय मानी जा रही है। तो आपको बताते चले कि 29 मई को उपचुनाव होने वाला है। विधान परिषद की 2 खाली सीटें हैं। सपा इस पर किस तरीके से काम करेगी ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं आपको ये भी बताते चले कि अभी तक 74 बीजेपी सदस्य हैं विधान परिषद में। इसी के आधार पर ये 2 सीटें भी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं खाली पड़ी सीटों पर उपचुनाव होने की तैयारी की जा रही है। आपको बताते चले कि 2 सीटें यहाँ खाली हुई, उसके बाद 29 मई को अब उपचुनाव होगा। इन सीटों के लिए 11 मई को नामांकन होगा। ये सीटें लक्ष्मण आचार्य के सिक्किम का राज्यपाल बनने के बाद और बनवारी लाल के निधन के बाद खाली हुई थी। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने यह जानकारी दी। लक्ष्मण आचार्य जनवरी 2027 तक एमएलसी रहने वाले थे। बनवारी लाल का कार्यकाल 2028 तक था। लक्ष्मण आचार्य ने राज्यपाल बनने के बाद 16 फरवरी को इस्तीफा दे दिया। विधान परिषद में फिलहाल 74 बीजेपी सदस्य हैं। संख्या बीजेपी सदस्यों की ज्यादा है। इसी के आधार पर 2 सीटें भी बीजेपी के खाते में जाने तय मानी जा रही हैं। खाली सीटों पर 29 मई को मतदान किया जाएगा और बताया जा रहा है कि इसी दिन नतीजे भी आएंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो, जर्सी, मशाल और गान का शुभारंभ किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का यूपी पहली बार मेजबानी कर रहा है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में इस समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम योगी और अनुराग सिंह ठाकुर मशाल रिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अगले 20 दिनों तक उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 4 मशालें घूमेंगी और इस रैली का हर जिले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वागत किया जाएगा। 25 मई से यूपी के 4 शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होगा। यह आयोजन लखनऊ में 25 मई को बीबीडी यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा और इसका समापन 3 जून को BHU वाराणसी में होगा। आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का लोगो लॉन्च किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस लोगो को लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे हैं। गिरीश चंद्र भी इस दौरान मौजूद रहे और 25 मई से 4 शहरों में खेलो इंडिया का आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश ने हर जनपद में एक स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई है। 58,000 ग्राम पंचायतों में खेल का मैदान निर्माण को एक नई गति मिली है। हर वार्ड हो या ग्राम पंचायत, खेल के मैदान के साथ साथ ग्राम पंचायत की जो निधि है उस निधि का उपयोग वहां पे ओपन जिम के निर्माण के लिए भी
उसे प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। खिलाड़ी और खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए युवा कल्याण विभाग के द्वारा युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को प्रोत्साहित करने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। अब तक हम 65,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवा चुके हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन करने का सौभाग्य उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है और उत्तर प्रदेश इस माह के अंतिम पखवाड़े में इन आयोजनों को प्रदेश के 4 महत्वपूर्ण महानगरों में इन्हें आयोजित करेगा। मित्रों, आप सबने पिछले 9 वर्ष के अंदर भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देखा होगा। भारत के बारे में दुनिया की धारणा को बदलते हुए भी देखा है और भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नया विश्वास भी आप सबने महसूस किया होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी उसी धारणा को बदलने और उस विश्वास का एक नया प्रतीक है। मैं पिछले कई कार्यक्रम इस प्रकार के देख रहा हूं, जब सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन भी आज गांव से लेकर के जनपद स्तर तक बड़े भव्य तरीके से संपन्न हो रहे हैं। प्रत्येक जनपद स्तर पर भी हमारे पास खिलाड़ियों की एक लंबी टीम खड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में महिला हो या पुरुष, बालक हो या बालिकाएं, बड़े पैमाने पर इन आयोजनों के साथ जुड़ रहे हैं और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा अनुराग सिंह ठाकुर जी को कि खेल मंत्रालय और युवा कल्याण मंत्रालय का दायित्व संभालने के बाद, क्योंकि खेल के प्रति और एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उनके मन में इस अभियान को गति देने का जो भाव था, वह पिछले 4 वर्ष के अंदर हम लोगों ने देखा है, महसूस किया है। उत्तर प्रदेश आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर प्रभावी ढंग से उतारने के लिए पूरी तो शिक्षा के मुद्दे को उठाने वाली गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी की हाउस अरेस्ट करने के लिए पुलिस पहुंची है। इस मौके पर वहां पुलिसकर्मियों से सीमा त्यागी की झड़प भी देखने को मिली है। सीमा त्यागी ने फोन पर स्पीकर ऑन करके पुलिस अधिकारियों से बातचीत की, जिसमें वो कई बार कहती हुई नजर आ रही हैं कि क्या हम आतंकवादी हैं जो हमें हाउस अरेस्ट कर लिया है। उधर से पुलिस अधिकारी कहते नजर आ रहे हैं कि आपके पति ने पिछली बार योगी आदित्यनाथ के आने पर कई बातों का उल्लंघन किया था। इस बात का जवाब देते हुए सीमा त्यागी कहती देखिए कि पति ने किया, मैंने नहीं, उन्हें हाउस अरेस्ट कीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए। काफी जद्दोजहद के बाद भी पुलिस अधिकारी ने कहा कि आप घर पर ही रहे तो ही बेहतर है। सीमा त्यागी के इस मौके पर पुलिसकर्मियों से लगातार झड़प भी देखने को मिली। काफी उलझती हुई सीमा त्यागी यहाँ पर नजर आ रही हैं और इसका वीडियो भी सामने आया, जो कि आप देख सकते हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष ने शिक्षा का मुद्दा उठाया। सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में जनसभा कर रही हैं, तो इसी के चलते उनके पहुंचने के पहले ही हाउस अरेस्ट करने के लिए पुलिसकर्मी पहुंचे। पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सीमा, और सीमा त्यागी को हाउस अरेस्ट करने के लिए पुलिस पहुंची है। और इस दौरान पुलिसकर्मियों की तरफ से कहा गया है कि आपके पति ने जब पिछली बार सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे तब उल्लंघन किया था कई चीज़ों का, लेकिन सीमा त्यागी की तरफ से किया गया है, अगर उन्होंने उल्लंघन किया है तो आप उन्हें हाउस अरेस्ट कीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए। पुलिसकर्मियों से इसी बीच में सीमा त्यागी की झड़प हुई है, काफ़ी बहस करते हुए वो नजर आई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के गाजियाबाद दौरे के पहले ये पूरी घटना हुई है। और साथ ही साथ बता दें कि सीमा त्यागी ने इस दौरान कहा कि क्या हम आतंकवादी हैं जो हमें हाउस अरेस्ट करने के लिए आए हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद हजरतगंज थाने में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। नंदगोपाल नंदी योगी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री हैं। मंत्री नंदगोपाल नंदी ने 25 अप्रैल को डीसीपी मध्य से शिकायत की थी। जांच के बाद बुधवार को हजरतगंज थाने में केस दर्ज किया गया। नंदी के सरकारी नंबर पर 19 अप्रैल की शाम को 4 अलग-अलग नंबरों से कॉल आई थी। फोन उनके स्टाफ में तैनात समीक्षा अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने रिसीव किया था। तो आपको बताते चले कि नंदगोपाल नंदी को जान से मारने की धमकी मिली। हजरतगंज थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि नंदगोपाल नंदी यूपी सरकार में औद्योगिक मंत्री हैं, औद्योगिक विकास मंत्री के पद पर हैं। हजरतगंज थाने में इसी के चलते अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नंदी ने 25 अप्रैल को डीसीपी मध्य से शिकायत की थी। जांच के बाद बुधवार को हजरतगंज थाने में केस दर्ज किया गया। नंदी के सरकारी नंबर पर 19 अप्रैल की शाम को 4 अलग-अलग नंबरों से कॉल आई थी। फोन उनके स्टाफ में तैनात समीक्षा अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने रिसीव किया था। तो कुंडा में एक बार फिर से चुनाव कराने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के पहले चरण का कल मतदान हुआ। चुनाव में कुंडा नगर पंचायत से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सुमन साहू ने फर्जी मतदान का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं ने इस दौरान धरना प्रदर्शन किया और चुनाव आयोग से दोबारा से मतदान कराने की बात की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के अनुरोध और धरना प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी के प्रदेश संयोजक अखिलेश कुमार अवस्थी ने चुनाव आयोग से कुंडा में दोबारा से मतदान करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ जिले की कुंडा नगर पंचायत के कार्यकर्ताओं ने एमएलसी अध्यक्ष प्रताप सिंह पर चुनाव में दबाव डालकर फर्जी मतदान करवाने का आरोप लगाया। जिला प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। बता दें, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रभावित किया है। प्रत्याशी डॉक्टर सुमन साहू का कहना है जिला प्रशासन भी शिकायतों का संज्ञान नहीं ले रहा है। इस दौरान जिला प्रशासन भी कई सवाल खड़े कर रहा है। तो बता दें आपको, मूक दर्शक प्रशासन बना हुआ है। डॉक्टर सुमन साहू ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा जा रहा है कि कुंडा में लगभग 3 से 4 घंटे तक डीएम और एसपी रहे, सभी बूथों का निरीक्षण किया, लेकिन फिर भी इस तरीके की ये चीजें सामने आई हैं। मतदान दोबारा से कराया जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने उसी के चलते विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। बीजेपी प्रत्याशी ने इस दौरान दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। फर्जी मतदान का आरोप बीजेपी प्रत्याशी ने लगाया था। इसी के चलते कुंडा में दोबारा से चुनाव कराए जाने की बात कही जा रही है। हाथरस जंक्शन स्टेशन के पास से सुसाइड नोट लिखकर व्यक्ति ट्रेन के आगे लेट गया और उसने आत्महत्या की। आपको बता दें, पूरा मामला थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का है, जहां पर युवक की तरफ से आत्महत्या की गई और उसने इसके पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा। इस सुसाइड नोट में बताया कि वो अपनी जीवन लीला खत्म कर रहा है अपनी मर्जी से। जैसे ही इस मामले की जानकारी लोगों तक लगी, दुकानदारों तक लगी, उन्होंने ये मंजर देखा, तुरंत ही पुलिस को इसकी सूचना दी गई। रेलवे पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं व्यक्ति के द्वारा सुसाइड नोट में अपना कोई पहचान नहीं बताई गई है। पुलिस ने जांच पड़ताल की और शिनाख्त में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान सुसाइड नोट में लिखा है कि वो स्वेच्छा से आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि 2021 में उसके बेटे की कोरोना से जान चली गई थी, कोरोना पॉजिटिव वो हुआ था और इसी के चलते आज वो आत्महत्या कर रहा है। ट्रेन के आगे युवक आया, ट्रेन की पटरियों पर लेट गया और आत्महत्या कर ली। उसने लिखा है सुसाइड नोट में कि मैं स्वेच्छा से अपनी जीवन लीला खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि 2021 में मेरे बेटे की जान चली गई थी, वो कोरोना पॉजिटिव हो गया था और इसमें परिवार का कोई भी दोष नहीं है।
तमाम चीजें लिखकर युवक ने आत्महत्या की। अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। पानी से भरे गड्ढे में गिरने से 4 मासूम बच्चों की जान चली गई है। 4 बच्चों की मौत से क्षेत्र में मातम का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ईंट भट्टा स्वामी पर इस दौरान लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं और आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। बच्चों को पानी से बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि जेसीबी से गड्ढे कराए गए थे। ईंटों के भट्टे पर खेलते खेलते 4 बच्चे गड्ढे में गिरे। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव नौनेर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ईंट भट्टे पर बताया जा रहा है मानक से अधिक गड्ढे करा दिए गए। ईंट भट्टा संचालक ने जेसीबी से यहां गड्ढे करवाए। इस दौरान बारिश में वहां पानी भरा। सुबह के समय बच्चे जब खेलने पहुंचे तो खेलते खेलते गहरे गड्ढे तक पहुंच गए। इस दौरान चारों बच्चे डूबने लगे। सभी एक दूसरे को पकड़कर बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं बच पाए। चारों उसी गड्ढे में डूब गए। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस वहां बने गड्ढे की लंबाई नापी जो काफी ज्यादा बताई। सीओ अरुण कुमार मौके पर पहुंचे। हादसे की जानकारी हासिल की। पुलिस ने चारों बच्चों की शवों को कब्जे में ले लिया है। मिली है अभी कि उन्होंने पानी जब बारिश हुई थी जी जी। तो पसारों में पानी भर गया। अच्छा। उन्होंने जेसीबी से 2-3 फीट गड्ढे गहरे करा दिए ताकि ये पानी सूख जावे, भट्टा हमारा आगे वो चालू पथेर हो जाए। जी जी जी। अभी बच्चे सुबह खेलते हुए आए और खेलते खेलते उसमें अच्छा, जेसीबी से गड्ढे किसने करा दिए? ये भट्टे वालों ने। क्या नाम है इनका? मिली है अभी कि उन्होंने। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।